अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की और अवाम बिलबिला उठे हैं। इदारा शुमारियात की हालिया रिपोर्ट को ही देख लें। महंगाई की हफ्तावार मजमूई शरह 40.58% रही है। बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त महंगाई। डॉलर काबू नहीं आ रहा है और हल क्या हो ये पता चल नहीं रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक भी अब जो KMC की फंड्स हैं या टैक्स है वो बिल्स में लगाकर भेजेगा। पहले ही बिल्स में इतने मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस हैं कि आवाम कहती है कि हम बिल दें या उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो दें। रिलीफ कौन देगा, कैसे मिलेगा, दूर दूर तक इसके कोई आसार नहीं नजर आ रहे। वजीर आजम ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कहते हैं सैलाब है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मरियम नवाज साहिबा ने गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये जो पैसे बढ़ाने की बात हो रही होती है, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी हो या फिर बिल्स पे टैक्स लगाना हो, उसकी तायीद नहीं करती, उसकी हिमायत नहीं करती। वो समझती हैं कि अवाम दुश्मन फैसले हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हुकूमत के अंदर से ये ऐसी आवाज़ें आ रही हैं तो फिर अवाम किसके ऊपर तकिया करे? हुकूमत की अवाम को रिलीफ देने में नाकामी की इस वक्त वजह है क्या? ये अपने तज्जियाकारों से पूछते हैं। इसके लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, भट्टी साहब, अतर काजमी साहब, महमल सरफराज साहिबा और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूंगी, क्या समझते हैं? हुकूमत दावे तो करके आई थी कि उनके पास प्लान्स हैं, लेकिन अब तो रिलीफ इमीडिएट कैसे दिया जाए ये भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। क्यों? देखिए, आज भी मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, उनके मुताबिक तकरीबन हालिया दिनों में 30 से ज्यादा ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमत में इजाफा हुआ है। अब इस हुकूमत की एक तरह से खुशकिस्मती है कि देखें, महंगाई के ऊपर मीडिया ने इनको उस तरह माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं रखा जिस तरह माजी की हुकूमत को रखा गया था इमरान खान साहब की। अगर आप देख लें कि पिछले दिनों ही, कुछ अर्सा पहले ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा। अब इनका इशू क्या है? एक तो ये रिलीफ देने में भी नाकाम हुए हैं। यकीनन मुल्क के मौशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हुकूमत को बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये अवाम को किसी किस्म का, जिसे आप कह सकते हैं ना कि एक बयानिया बना के अवाम को समझाने में, और जिन लोगों की वजह से ये मसाइल हैं उनके साथ भी ये बात करने में नाकाम रहे। जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं IMF का, ये IMF को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जब आप अपनी अवाम तक ही अपना बयान ना पहुंचा सकें तो ये चीज आप लेके इंटरनेशनल फोरम के ऊपर किस तरह उठाएंगे, किस तरह उनको बताएंगे कि जनाब जो जो शर्तें आप लगा रहे हैं इस वक्त हमारी आवाम मुश्किल में है। इस हवाले से आप नजरसानी करें तो कम्युनिकेशन की शदीद किस्म की यहाँ पे कमी है, शदीद किस्म का फुकदान है। ना ये आवाम तक अपना पैगाम पहुंचा पा रहे हैं, ना ही ये इंटरनेशनली पाकिस्तान का मुकदमा सही तरीके से लड़ रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि इनकी नाअहली है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने आने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे कि ये सब कुछ हम ठीक कर देंगे, जिसमें ये नाकाम रहे। महमल, क्या आपको भी ये लगता है कि ये जो मसाइल हैं और फिर कुदरती आफत भी आ गई सैलाब की सूरत में, इसको वजह बना के या इसकी आड़ में ये लोग महंगाई की वो वजाहत पेश कर रहे हैं जो जस्टिफाइड नहीं है? देखिए अलीना, बात यह है कि IMF के प्रोग्राम की बहाली के बाद तो ऐसे ही लगता था कि हालात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन फ्लड्स के बाद सूरत हाल जो है वो मजीद खराब होगी। एक तो गवर्नमेंट की कैपेसिटी भी, जिस तरीके से डॉलर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की कैपेसिटी भी कम है इंटरवेंशन की। मगर सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई इकदाम कर रही है या नहीं। आज स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर जो थे, उन्होंने नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी को ये बताया कि स्टेट बैंक तब तक इंटरवीन नहीं करेगा जब तक कोई गैर मामूली सरगर्मी नहीं हो। अब होती क्या है गैर मामूली सरगर्मी? मतलब आप देखिए कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो 12 रुपए महंगा होता है इंटर बैंक के मुकाबले में, फिर इंटर बैंक में भी बढ़ना शुरू हो जाता है। एक हफ्ते में 8.5 रुपए महंगा हो गया डॉलर, और सितंबर के ये 16 दिनों के अंदर 18 रुपए महंगा हो गया। अगर ये गैर मामूली सूरत हाल नहीं है या सरगर्मी नहीं है तो फिर और क्या होती है? अब आप देखिए कि जाहिर है कि स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर का, और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कायमा कमेटी को कि चावल की एक्सपोर्ट जो है वो $500 मिलियन की कमी रहने का इम्कान है। 8.6 अरब के रिजर्व है हमारे पास, जो कि यानी कि 6 हफ्ते की वो एक्सचेंज रिजर्व है ना। तो कंसर्न तो है मार्केट में कि पाकिस्तान सैलाब के बाद कैसे सर्वाइव करेगा। मसला ये है कि हुकूमत ने हमें कहा था, हुकूमत ने हमें ये यकीन दहानी कराई थी कि IMF के प्रोग्राम की बहाली हो जाए तो उसके बाद 32 से 35 अरब जो डॉलर है उनका इंतजाम किया हुआ है फंडिंग का, वो वर्ल्ड बैंक से हो या ADB से हो या दोस्त ममालिक से हो। और ये भी कहा गया था कि फॉरेन रिजर्व जो है हम ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि दोस्त ममालिक
ममालिक से भी अभी तक पैसे नहीं, सिर्फ IMF से आया है, वर्ल्ड बैंक और ADB से भी आपकी निगोशिएशंस चल रही हैं, तो ये उनमें भी मुश्किलात पड़ रही हैं। तो जो यकीन दहानियां हुकूमत ने कराई थी उसका अब क्या जवाब है? मरियम नवाज साहबा जरूर करती रहे एतराज, अगर उनको एतराज है ये बिजली के नरखों पर, बाकी सब चीजों के ऊपर, तो फिर हुकूमत में उनकी पार्टी क्यों है? फिर या तो डिसाइड कर ले कि हुकूमत में नहीं रहना, क्योंकि देखिए रुपया गिरेगा तो महंगाई तो होगी। ये आयशा पाशा साहबा ने भी यही बात की है। बिजली का आपने मुआहदे जो है वो आपने डॉलर में पेमेंट करनी है, फ्यूल आपने इंपोर्ट करना है वो भी आपने डॉलर में करनी है, आपने बिजली बनाने के लिए जो इस्तेमाल करना है वो भी आपने डॉलर में पेमेंट करनी है। अब आप मुझे बताएं कि बिजली के रेट्स कैसे कम करेंगे? गवर्नमेंट के पास इस वक्त जवाब नहीं है, ये सिर्फ यकीन दहानियां है, जवाब नहीं है। ये बहुत तशवीशनाक मामला है। अच्छा, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि हुकूमत के पास जवाब नहीं है, लेकिन इसकी वजह आप क्या समझती हैं? क्या इनके पास कोई सलूशन ही नहीं है? क्या ये इनकॉम्पिटेंट है, या फिर कोई ऐसे अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जिसकी वजह से उसमें घिर गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं? अब मुख्तसर लीना देखिए, इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो ले सकते हैं ना एक्शन, जिस तरह मैंने आपको स्टेट बैंक की जो आपको मैंने एग्जांपल दी है कि क्या है गैर मामूली सरगर्मी। ठीक है ना, फिर एक तरह से मिसमैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंस भी हुई ना। या मनी चेंजर्स के पास जो डॉलर्स है, आप कुछ ना कुछ तो उसका कर ही सकते हैं ना। आप इन्वेस्टमेंट आप बात करें सर दो, बट आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई आरंट दे डूइंग इट। आगे लेके चलते हैं इस बात को। भट्टी साहब, आप कहिएगा, आप क्या समझते हैं? देखिए मैडम शेख, मरियम नवाज साहबा से पूछना ये है कि अगर कोई अवाम दुश्मन फैसले कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? आपके चचा जान, आपकी अपनी हुकूमत, आपके अपने इत्तेहादी, और किन की मौजूदगी में कर रहा है? नवाज शरीफ साहब की, इसाक डार साहब की, मिफ्ता इस्माइल साहब की, आपकी और शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में। तो लिहाजा ये अब बस कर दें, प्लीज़ ना करें, इससे और हमारे दुख दर्दों में इजाफा होता है। प्लीज़ ना करें ये। अब आप कह दिया करें कि ये हुकूमत, जैसे आपने कहा, उन पर सवाल हुआ था ना कि इतनी काबीना क्यों है, तो आपने कहा था मैं पूछ के बताऊंगी, तो इसी तरह ये भी कह दिया करें मईशत पे मैं पूछ के बताऊंगी। अच्छा, नाकामी की वजह यह है मैडम शेख कि कोई तैयारी नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था, कोई विजन नहीं था और मसाइल का इदराक नहीं था। बकौल मिफ्ता साहब, अंदाज़ा नहीं था कि इतने मुश्किल फ़ैसले लेना पड़ेंगे। नाकामी की वजह यह है कि वादे, दावे, नारे सब हवाई फायरिंग थी, आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया था। नाकामी की वजह यह थी कि इनके पास कोई मुतबादल प्लान नहीं था। अगर इमरान खान ने एक रस्ते पे चलकर मुल्क व कौम को तबाह कर दिया तो इनके पास कोई मुतबादल प्लान नहीं था। नाकामी की वजह यह है कि गैर फितरी इत्तेहाद है, आग और पानी का मिलाप है, कोई मंशूर एक नहीं, नज़रिया एक नहीं और सोच एक नहीं। और नाकामी की वजह यह है कि सियासी अदम इस्तेकाम है। नाकामी की वजह यह है कि सिर्फ 27 किलोमीटर की हुकूमत है। 18वीं तरमीम के बाद ये किसी करने योग्य तो है नहीं, कोई काम तो कर नहीं सकते, बाकी दूसरों की हुकूमतें हैं। और यही वजह है मैडम शेख कि GDP ग्रोथ 4 कर लें, 5 कर लें, 6% से 2.3 पर आ गई है। डॉलर 182 रुपए से 238 रुपए पर पहुंच गया। महंगाई 12.7% से 27.3% पर पहुंच गई। ज़र मुबादला 16 अरब डॉलर से 8.6 अरब डॉलर पर है। पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर से 236 रुपए फी लीटर है। बिजली 16 रुपए फी यूनिट से। इसमें छोटी सी बात ये है जो मैं न्यायी साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी कि न्यायी साहब ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि तैयारी नहीं थी, लेकिन तजर्बेकार लोग जो होते हैं, समझ आ गई, आपका पॉइंट आ गया। फी यूनिट है। अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं चाहती हूं, आज हम तीनों सवाल कर सके, तीनों बड़े अहम सवाल हैं। क्रेडिट साहब, आपका पॉइंट आ गया। आउटलुक जो था वो मनफी हो गया। न्याजी साहब, तजर्बेकार लोग, इनका एक खासा और एक इनकी बड़ी अहम बात ये होती है कि बेशक तैयारी ना हो कभी कभार या हालात का अंदाजा ना हो, लेकिन उनका जो तजर्बा और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है ना, वो उनको एनेबल करता है कि उनके सामने कोई सिचुएशन आए या कोई गैर यकीनी हालात पैदा हो जाएं तो उस वक्त बड़े अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है तजर्बेकार लोग होने के बावजूद क्यों नहीं संभाल पाए? जब अब मुसीबत ऊपर आ गिरी है तब भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्यों? पहले तो 3 शेर जो है ये मदर साहब की नज़र करना पड़ेगी, पता नहीं बाकी शायद कोई और अप्रिशिएट ना करें। वो क्या है कि रॉ में है रख्श उमर कहाँ देखिए थमे, न हाथ लगाम पे न पा रकाब में, और ये घोड़ा सर पर दौड़ता जा रहा है। दूसरा कलीम आजिज साहब ने शेर कहा था मशी पाकिस्तान के टूटने पे, इंडियन शायर है, बहुत बहुत बड़े शायर है। उन्होंने कहा था कि दामन पे कोई छीन न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो या करामात करे हो। और फिर तीसरा मुस्तफा जैदी साहब को मुझे
यहाँ पे तंग कर रहा है कि वो आप ही हेल्प कर दे मदद साहब, कौन सा शेर है? भूल गए? नहीं भूलता तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ इतने शेर है, उसमें से कौन सा वाला लेके आए? चलकर अगर आ सको तो मसाइल किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्तार। मिल गया, शेर मिल गया। पाकिस्तान के अंदर ये तारीख का बदतरीन सैलाब आया है 100 साल के अंदर, किसी को नहीं याद इससे पहले इससे बड़ा इतना सैलाब आया हो। तो चुनाचे आप जो कह रहे हैं बड़ा अच्छा टॉपिक है कि डॉलर जा रहा है, क्या एक चीज़ नहीं, अभी आपको दूसरा ऑर्गन फेल होने का पता चलेगा। कोई चीज़ अगर डॉलर ऊपर 240 से 260 पे नहीं हुआ तो ये डॉलर की मेहरबानी है, ये नहीं है, इस हुकूमत की मेहरबानी नहीं है, ये किसी का काम नहीं है, ये किसी के पास। मैंने कल ही या परसों कहा था कि इसहाक डार साहब बहुत बड़े फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैंने कहा आ जाए निकाल के दिखा दें, मुझे कोई बंदा निकाल के। जब जिस दिन पहले से हुकूमत में आए मैंने इसी जियो पे डिस्क्लेमर दिया था कि मुझे पाकिस्तान के मसाइल हल करा के दिखा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, गेम हो रही है कि आप इनको रुखसत करो और उसके बाद इमरान खान साहब को मेरा ख्याल बदकिस्मत हो गया इमरान खान साहब जो अपनी मकबूलियत को इस पाकिस्तान में खर्च कर देगा जो आजकल उसे मिली हुई है, वगरना ये पाकिस्तान जो है जो संभालेगा उसका निवास ये मैं कह रहा हूँ, ये तो आप देखेंगे महीने डेढ़ महीने में एक नया एडवेंचर हो रहा है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन क्राइसिस ये वो आज हो गई है। देखें जो आप लोग समझते हैं कि रॉबर्ट राफेल जो है वो हेनरी किसिंजर के बाद अमेरिका में इतनी गैर मामूली डिप्लोमेट शख्सियत कोई नहीं आई, उसका आना बनीगाला मिलना कोई आम वाकया नहीं है, वो पिकनिक करने नहीं आई थी, वो पाकिस्तान के अंदर जल्दी ब्रेक करने नहीं आई थी। तो इसलिए जो कर रहे हैं करते रहे, लेकिन जो मामला आपके मामलात हैं ये बहुत उलझ चुके हैं। आप ये घोड़ा सर पर दौड़ता जा रहा है, ऑटो पायलट पे है। तशवीशनाक बात है। मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके चलते हैं। मजहर अब्बास साहब, ये बहुत तशवीशनाक बात है सर, लेकिन ये बताए ना ले दे के ये जो 3-4 हमारे पास हुकूमतें हैं या हुकूमती इत्तेहाद में पार्टीज या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में, इलेक्शंस भी हो जाते हैं उसके बाद यही आएंगे। लेकिन सर कोई ना कोई प्लान तो हो, कुछ तो हो कि मईशत को संभाला मिले, रिलीफ मिले। ठीक है न्याई साहब कह रहे हैं कि कैंसर है और इतना शदीद बढ़ गया है, लेकिन कैंसर की भी तो कुछ ना कुछ होती है ना, या तो सर्जरी हो या फिर आप रेडिएशन दें, क्या करें? देखिए पहली चीज़ तो ये कि मैं अथर साहब की इस थ्योरी को नहीं मानता कि मीडिया ने इसको इस तरह हाईलाइट नहीं किया जिस तरह पिछली गवर्नमेंट की महंगाई को हाईलाइट करते थे। आप पिछली गवर्नमेंट के पहला साल निकाल लें और अखबारात और चैनल्स को का जायज़ा ले लें और इस हुकूमत के 5-6 महीने निकाल लें और देख लें कि क्या मीडिया में महंगाई, डॉलर के ऊपर जाना, क्राइसिस पे क्राइसिस आना, इसको मीडिया ने हाईलाइट किया या नहीं किया। और उस पीरियड में उन पहले साल में पीटीआई गवर्नमेंट के क्या मीडिया ने महंगाई के हवाले से इतनी खबरें दी नहीं दी उसमें। तो मेरा ख्याल है इमरान खान का हक़ है, वो जो चाहें वो बोल सकते हैं। वो तो मीडिया पे करप्शन का, जर्नलिस्टों पे नाम किसी का नहीं लेते, लेकिन इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जो पेड जर्नलिस्ट हैं वो हैं। पहले भी कहा था कोई 2 नाम बताएं कि जिन्होंने पैसे लिए हों, कोई 2 नाम बताएं, कोई चंद नाम बता दें कि जिन्होंने फ़लाँ जगह से पैसे लिए हों और वो ये काम करें। और ये आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी पे बड़ा एहसान करेंगे अगर आप ये बताएंगे, क्योंकि ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई पोजीशन ली जा सके। लेकिन एक जनरलाइज करके इस तरह की बात करना मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को या किसी भी लीडर को फॉर दैट मैटर ज़ेब नहीं देता। दूसरी बात, अदम एतमाद की तहरीक, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, एक गलत फैसला था। इनका कोई होमवर्क नहीं था, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था चीज़ों का। और उसके बाद जब एक पार्टी अपनी ही हुकूमत पे अदम एतमाद का इजहार करे तो वो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। पहले दिन से इनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ कमज़ोर रहीं। ये कहते रहे कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, पिछली गवर्नमेंट ने वो किया, वो चीज़ें नहीं चल रही थीं। आईएमएफ के साथ गए नहीं गए, आपने अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम नहीं की। महंगाई का ताल्लुक़ और बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक़ अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन से भी होता है, अच्छी गवर्नेंस से भी होता है। आप मरकज़ ले लें, आप सियासी माज़ाराई में लगे रहे, आप इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात के हवाले से लगे रहे, आप दूसरी चीज़ों में लगे रहे। लेकिन आप अगर सिर्फ इतना करते कि आप अच्छी गवर्नेंस की खातिर
जहां चीजें, क्योंकि महंगाई आप 50% कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हों। दवाओं की कीमतें आपके ज़माने में भी बढ़ती रहीं, हर कीमतें आपके ज़माने में बढ़ती रहीं और कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं आती रही। काबीना में इजाफा यही तय कर लेते कि यार काबीना को मुख्तसर रखें, मैं आती हूँ, अच्छे ऑप्टिक्स नहीं होते, काबीना फैलाती रही। तो मेरा ख्याल में इनके पास ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ना इनके पास कोई पॉलिटिकल पॉलिसी थी कि आगे किस तरीके से बढ़ना है, और वो आज तक इनके पास तो पॉलिसीज नहीं थी मजहर साहब। लेकिन मुझे बताएं कि क्या आप समझते हैं कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट कंटिन्यू करती तो ये हालात जो आज यहां तक पहुंचे हैं वो ना होते? ऐसे हम कैसे कह सकते हैं अलीना, ये बात हम कैसे आज कैसे कह सकते हैं? मैं पूछ रही हूँ ना, आपने कहा ना सियासी गलती थी में, क्योंकि सर उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि हुकूमत इसलिए गिराई गई क्योंकि खान साहब की हुकूमत ने तो दिवालिया के करीब खड़ा कर दिया था मुल्क को। मैं जवाब देता हूं। देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई ना जब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले ये कि ऑपोजिशन धरने की कॉल देती थी, थ्रेट करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन एक गवर्नमेंट अपने मुकम्मल टेन्योर की तरफ बढ़ रही थी। आपने बीच में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ा दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस वक्त नहीं थी, लेकिन आपने बढ़ा दी अदम एतमाद। आप मार्च से अप्रैल तक का पीरियड उठा लें, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। ऐसे में इन्वेस्टर क्यों आएगा? जब आप एकदम एक इंटरम गवर्नमेंट ही होती है ना, 1 साल की गवर्नमेंट है ना ये, ठीक है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? क्यों आएगा? क्योंकि उस वक्त तो इकोनॉमिक क्राइसिस की बातें की गई ना, उस वक्त तो ये हो रहा था कि इतना आपका इकोनॉमिक बहरान आने वाला है कि ये चीजें संभाला खान साहब संभाल ही नहीं सकते। तो ये बुरहान जन्म क्यों लिया? बुरहान ने जन्म लिया अदम एतमाद की तहरीक से। मैडम एक सेकंड रुकिएगा, सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। बुरहान ने जन्म लिया अदम एतमाद की तहरीक से। प्लीज रुकिएगा भट्टी साहब। ठीक है सर, मैं छोटा पॉइंट मुझे ब्रेक लेनी है प्लीज तहरीक से। ओके, बुरहान ने अदम एतमाद की तहरीक से जन्म लिया। न्यायी साहब प्लीज पॉइंट मुख्तसर रखिएगा। देखिए जी, पहली बात जो है कि मादर के साथ मदर साहब का अपना मौक़िफ़ है। ये बुरहान जो है उसकी कंटिन्यूटी थी। ना अदम एतमाद ने ये बुरहान ख़त्म करना था, ना अदम एतमाद ना ला के ये बुरहान ने उसको ख़त्म करना था, ना अदम एतमाद ने इसको पैदा किया। असल में आपका बुरहान पैदा हुआ है जब आपने सी पैक को, और ये बहुत बड़ी साजिश थी, सी पैक को बंद करा। और सी पैक बंद इस तरह होता था कि आप सियासी बुरहान पैदा करें। जो मैं समझता हूँ ना कि जिसकी वजह से तमाम तरीक नहीं लानी चाहिए थी, तो मुझे ये था कि इमरान खान साहब को ये जैसे आएंगे इनके साथ यही होना था। पहले दिन मैंने यही जो किया, तो वीलॉग किया कि मुस्लिम लीग ने वज़ीर आज़म मुंतखब करा ली है, सियासत अबदी नींद हो गई है। बड़ा एहतजाज किया। फिर मैंने कहा कि इमरान खान साहब की सियासत आप देखें कि किस 7वें स्थान पहुँचती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये पहला वाक़या हो कि अपोजिशन जो है एक ही पार्टी के पास है। कतई नजर के कौन कर रहा है? ये कभी आज तक नहीं हुआ पूरी पाकिस्तान की तारीख में कि ऑपोजिशन जो है 7, 8, 9, 10 पार्टी होती है, इलाकाई होती है। ये पहली दफा और ये हमेशा होता है कि वो ऐसी पार्टी जो है, इमरान खान ने तो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है हालात को। ये डेंजरस होता है। ओके सर, इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। अतर भट्टी साहब काम भी लेके करते, ये इकोनॉमिक प्लान भी लेके आते हैं ना, उसमें भी कुछ करना था, और ये कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ी शिद्दत से मुझे कहा जा रहा है न्याजी साहब एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, उसके बाद आपको भी सुनूंगी, हमारे बाकी पैनलिस्ट भी बात करना चाहते हैं, उनकी भी बात सुनेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम मुल्क की मईशत के ऊपर बात कर रहे हैं और क्या हुआ, आगे क्या होना चाहिए, ये खास तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यायी साहब ने इससे पहले कहा कि ये थोड़े से फैक्ट स्ट्रेट करने चाहिए। उनकी राय के मुताबिक कि बहरान चलता चला आ रहा था और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने, ठीक है, इसमें हल्का फुल्का किरदार जरूर अदा किया होगा, लेकिन ये उसकी सोली वजह नहीं हो सकती है। भट्टी साहब और अतर कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले भट्टी साहब आप बताएं। पहली बात तो ये मैडम शेख के रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। चीनी कौंसल जनरल 3 हफ्ते पहले कह चुके हैं कि इमरान हुकूमत में सी पैक रोल बैक नहीं हुआ था, गलत अफवाहें फैलाई गई और ताखीर की वजह कोरोना और सिक्योरिटी मामलात थे। दूसरी बात है, मैंने आपके सामने फिगर्स रखे हैं कि जो डिजास्टर हुकूमत थी उस वक्त उनकी जीडीपी 4, 5, 6 थी, इनकी 2.3 है।
उनका डॉलर 182 था, इनका 5 महीने में 238 रुपए पे है। उनकी महंगाई 12% से 3.5 सालों में, इनकी 5 महीनों में 27 पे पहुंच गई। ज़र मुबादला 16 अरब डॉलर थे, इनके 8.8 अरब डॉलर पे पहुंच गए, और 16 रुपए बिजली थी फी यूनिट, ये 36 रुपए पे पहुंच गई। तो इससे क्या साबित हुआ? ये डिजास्टर साबित हुए, उनसे बड़े डिजास्टर। फिगर्स बता रहे हैं, मैं कोई तज्जिया नहीं कर रहा, ये फिगर्स ये शहबाज हुकूमत साहब के इदारा शुमारियात के हैं, तो ये फिगर बता रहे हैं कि ये उससे डिजास्टर दरमियान में कुछ जवाब देना चाहती हैं भट्टी साहब। डिजास्टर ना होती वो कंटिन्यू। मेमल आप मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर मैं अथर के पास जाती हूँ। जी अलीना, मैं ठीक है भट्टी साहब, पॉइंट आ जाए मेमल। ठीक है, इस हुकूमत के ऊपर तो हम बिल्कुल तनकीद हमारी जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से उनसे वो ये चीज़ इंटरवेंशन नहीं हो रही या कोई चीज़ मैनेज नहीं हो रही। मुझे ये बताइए कि IMF की इतनी सख्त प्री कंडीशंस क्यों थी? क्या IMF ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि पिछली हुकूमत की बार बार मिस कमिटमेंट्स की वजह से इस दफा उनको ये करना पड़ा कि ये कंडीशंस पहले होंगी पूरी, तब इतनी मुश्किल से जाकर ये हमें पैकेज मिला है, IMF के प्रोग्राम की बहाली हुई है। तो ये कहना कि जी ये इस हुकूमत का है, ये बात तो दुरुस्त नहीं है ना, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। आपने जाते रहते, जब आपको पता था कि आपकी सियासत नहीं बच रही, आपकी हुकूमत नहीं बच रही, आपने जाते जाते पेट्रोल के ऊपर इस तरीके से सब्सिडी दे दी, क्या उसका कोई नहीं हुआ? उसके बाद जब नई हुकूमत आई, क्योंकि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी थी कि उन्हें भी समझना है कि सियासत करें या ठीक है। मेमल आपका पॉइंट आ गया, अथर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, नहीं, बड़ा अच्छा पॉइंट है, एक जुमला बड़ा अच्छा पॉइंट है कि IMF का शर्मनाक मुआहदा था, लेकिन इन्होंने हमें कहा था कि हम इस मुआहदे को रीनेगोशिएट करेंगे, गैस सस्ती लाएंगे, बिजली सस्ती लाएंगे, कस्में उठा के कहते थे IMF से अपनी मर्जी का मुआहदा करेंगे। तो जब आप डिफॉल्ट की, तो ये इनको पता नहीं था कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब है, इनको पता नहीं था, क्यों बातें कर रहे थे कि डिफॉल्ट के करीब है मुल्क, तो इनको नहीं पता था, इनको पता नहीं था मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। मेमल, इनको पता नहीं था, इसहाक डार साहब को पता नहीं था। शाहिद खान अब्बासी साहब काफी अरसे पहले से कह रहे थे, जब से सब्सिडी देना शुरू की तब से कह रहे थे कि ये जो कर रही है PTI हुकूमत ये गलत कर रही है। तो ये तो भट्टी साहब का पॉइंट जायज है। और शाहिद खान अब्बासी साहब ये भी कह रहे थे मैं गैस सस्ती लाऊंगा, मुझे 7 दिन दे दे, 10 दिन दे दे। शाहिद खान अब्बासी। ओके भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। प्लीज मेहमल को जवाब का मौका दें और अथर को शामिल गुफ्तगू करते हैं पहले, फिर मज़हर साहब का पॉइंट भी लेना है मुझे। छोटी सी भट्टी साहब एक सेकंड। मेहमल, हमेशा ये कहा है कि बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि यहाँ पर सियासी जमातें जो है वो मईशत के ऊपर सियासत करती हैं, लेकिन क्या किसी ने ऐसी सियासत की कि जाते जाते आप एक इतनी बड़ी मिस कमिटमेंट कर दे जिसका खमियाजा भुगतना पड़े? अब ये जो कॉल्स लीक हुई थी, क्या किसी और ने ये की? चले सियासत तो जरूर करते हैं, लेकिन मईशत के साथ इस किस्म की चीज कोई करता है? इतनी डेंजरस गेम, फिर ये भी बात ना करें। इस हुकूमत को तो हम कर ही रहे हैं, इसको तो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनसे नहीं मैनेज हो रही, मिसमैनेजमेंट है बहुत बड़ी। लेकिन आप ये कहें कि बस इन्हीं का कसूर है और उनका पिछली जो 3.5 पौने 4 साल की गवर्नमेंट, उसका कोई लेना देना है, ये फेयर नहीं होगा आपके ख्याल में? अच्छा, इसमें अच्छा जी, मैं तो एक तो ये ऐड करना चाहता हूं, ये सारी सूरत हाल का मौजूदा हुकूमत को पता था और उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि हम सूरत हाल को बेहतर करेंगे। ये रिकॉर्ड पे लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो मज़हर साहब ने फरमाया कि मीडिया ने क्या पहले 6 महीने में इमरान खान के महंगाई को इस तरह कवर किया था जिस तरह इस दफा किया है? क्या इमरान खान के पहले 6 महीने तो छोड़े, 3 साल के अंदर भी, बल्कि पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में आज तक कभी इस तरह महंगाई हुई है जो गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान हुई? पेट्रोल 100 रुपया बढ़ गया, क्या उस तरीके से मीडिया ने इसको कवर किया है जिस तरह कवर किया जाना चाहिए था? मेरा नहीं ख्याल, आप खुद ही देख लें, हमने कितने प्रोग्राम किए महंगाई के ऊपर, आप गुज़िश्ता 3 हफ्तों का रिकॉर्ड उठा के देख लें। तो मीडिया तो उस तरह कवर नहीं कर रहा। जितनी ज्यादा महंगाई हुई है उस तरीके से उसको कवर नहीं किया जा रहा, हाईलाइट नहीं किया जा रहा। मेरा ये कहने का मकसद है। बाकी जो खान साहब इल्जाम लगाते हैं, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं मज़हर साहब से। अगर कोई शख्स इस तरह करता है, कोई इदारा इस तरह करता है, तो फिर सबूत रखें, हमने बताएं। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, मज़हर साहब को जवाब देने का मौका देते हैं दोनों बातों पे जो न्यायी साहब ने भी पहले की थी और आपकी भी, और फिर लेट्स वाइंड दिस अप। मज़हर साहब, देखिए, पहली चीज ये कि अथर जो बात कह रहे हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि पैमाना क्या है, किसी भी गवर्नमेंट को जज करने का पैमाना क्या है? जब हम मीडिया को अक्यूज करना शुरू कर देते हैं ना, हम खुद ही अक्यूज करना शुरू कर देते हैं उसका। मैं तो ये नहीं कह रहा कि इन्होंने जो 6 महीने में किया है, इन्होंने जो 6 महीने में किया है उसको एक्सपोज किसने किया है? क्या मीडिया ने नहीं किया इनको एक्सपोज? क्या डॉलर के हवाले से एक्सपोज नहीं किया? क्या महंगाई के हवाले से एक्सपोज नहीं किया?
कहां नहीं किया, ये तो मुझे बताएं कहां नहीं किया। अब पैमाना कैसा डिटरमिन करेंगे? आप चैनल वाइज चलते रहें, चैनल वाइज आप देख लें उसके अंदर कि कैसा हुआ है या नहीं हुआ। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं है कि मीडिया की कवरेज कैसी रही है, दूसरों की कवरेज कैसी रही है। 2 या 4 अच्छे बड़े अखबार लेके बैठ जाते हैं हम और उसमें फिर जज कर लेते हैं, लेकिन हमारा अपना परसेप्शन होता है। दूसरी बात क्या, जब आपको ये पता है कि ये कैंसर हो रहा है, कैंसर बन रहा है, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन फर्ज करें अगर आपको ये पता है कि वो गवर्नमेंट जो है वो उसकी पॉलिसीज बिल्कुल डिजास्टर के करीब आ गई हैं, तो भाई अदम एतमाद की तहरीक का जो जवाब पेश किया गया है, उस जवाब में क्या था? वो जवाब कहां से बनाना शुरू किया गया? जब DGISI की तब्दीली का मामला आने लगा, उस वक्त से ये सारा नैरेटिव बिल्डअप होना शुरू हुआ है ना। अक्टूबर के बाद से ये सारा नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हुआ है ना। क्या इसका ताल्लुक महंगाई से था क्या, या इसका ताल्लुक ये था कि आपको ये था कि अगर ये रह जाता तो हम सबको जेलों में डाल देता? ये नहीं है ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। क्या ये नहीं है ऑन रिकॉर्ड कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे? क्या ये नहीं है? तो हमारा जो बिल्डअप हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगेन खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बातें हो रही हैं ना कि जी अगर आपने अदम एतमाद की तहरीक ले ही आए थे तो फौरन इलेक्शन करा देते। क्यों हो रही हैं ये बातें? न्याय साहब, आप महंगाई को क्यों हो रही हैं? महंगाई को PTI पे न डालें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो जवाब नहीं बनाया गया, क्योंकि वजह ये नहीं थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। और बात तो मज़े साहब की सही है, खुर्रम दस्तगीर साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। सो ब्लेम सोनली इस हुकूमत के ऊपर जाना चाहिए जहां पर आज हम खड़े हैं। मुझसे पूछा आपने? जी न्याजी साहब, देखिए जी, बात यह है कि मैं तो माइक्रो मैनेजमेंट में जाता नहीं हूँ, सियासत में। मुझे तो बड़ी बड़ी चीज़ों को पता है और मुझे बिल्कुल पता है कि इस पाकिस्तान के साथ क्या सलूक हो चुका है। और जो है ना, मैं अब किसी के बहस से क्या उलझूँ, क्योंकि कोई बंदा हमारे बहुत बड़े 2 मुझसे सीनियर बंदे बैठे थे और बहुत बदनामी ग्रामी थे, मेरे घर पे बैठे थे। यही बात हो रही थी CPAC के ऊपर, उन्होंने इस तरह की बात की थी और मैंने उन्हें ऐसा जवाब दिया था कि कई महीने में उनसे बोलचाल बंद रही थी। मैंने कहा था या आप जाहिल हैं या आप बदनीयत हैं। नहीं क्योंकि नहीं, मैंने उनको अपने दोस्तों का, आप मेरी बात सुन लेना, मैं हौसले के साथ, मैं किसी की या नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो बसात बिच्छी है ना शतरंज की, इसमें पाकिस्तान के जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, शहबाज शरीफ है या इमरान खान साहब हैं, ये तो पुतले हैं सारे के सारे। आज इमरान खान साहब को हुकूमत दे दें तो ये भाई भाई होंगे, झगड़ा ही खत्म है। सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा, तहरीक इंसाफ वाले कहेंगे कि इनसे अजीम लोग नहीं है, क्यों ये मेरा मुंह नोचते थे कि आप क्यों क्रिटिसाइज करते हो। तहरीक इंसाफ इतना इमरान खान साहब पे इतने नहीं माइंड करते थे, इतने ये जो परी कहाँ से लाऊं तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, इसके ऊपर करते थे। देखिए क्राइसिस ये कि पूरा निज़ाम जो है ना, आप सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो ही इस मुल्क को एनाहिलेट कर रहा था। जिस दिन आपने नवाज शरीफ साहब को हटाया था, उसके बाद आपने उनको वीक किया था, तो अब मर्जी ये थी ना कि उन इक़्तिदार में ना आए। ही शुड नॉट बी सीन इन द पॉलिटिक्स, नहीं नजर आ रहे, तो क्या पाकिस्तान चला लिया उसके बाद आपने। फिर उसके बाद क्या किया कि जी होता यह कि जब आपने CPAC के जो सेक्रेटरी थी रज़ाक दाऊद ने कहा कि हम 2 साल शेल्फ कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट रज़ाक दाऊद जैसे बंदे मुझे पता है कहाँ से बोलते हैं, वो इमरान खान से खिताब की तरफ से नहीं बोल रहा था। फिर असद उमर साहब बेचारे जब IMF पे जाते थे वो कहते थे CPAC दिखाओ, क्या तकलीफ है IMF को CPAC की, क्योंकि यही तकलीफ थी कि CPAC को उठा के उन्होंने 450 अरब ईरान ले गए चाबहार पे। अब यहाँ पे मुझे पढ़ाया जा रहा है और CPAC बताया जा रहा है, तो मेरा पैशन है। और माजी में ऐसी नहीं देखो, आपको पता नहीं है कि CPAC चला गया चाबहार, आपको पता नहीं है कि ईरान की चला गया चाबहार CPAC 4.5, आपने किसी ने सुना है कि 450 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका। आपको पता है कि CPAC 2020 तक कितने खर्च होने थे, 2020 तक 2020 तक CPAC के अंदर $48 बिलियन चाइना ने इन्वेस्ट करना था। $48 बिलियन चाइना ने कितना किया आपका? 12 बिलियन किया टोटल, 12 बिलियन किया। अब बाकी ये है कि आप करते रहे, इसमें मेरी कोई जाति को बात है कि मैंने इसको मनवा के रहना नहीं माने। अगर किसी ने अगर अपनी बात करनी है कर दे बगैर डालने के बगैर। एक बात मैडम शेख, मैडम शेख नहीं राय नहीं है भाई, मैं फैक्ट्स तो मेरी राय, अलीना फैक्ट्स को मेरी राय न बताए, फैक्ट्स को मेरी राय न बताए
कि ये मुझे राय नहीं है कि 48 बिलियन चाइना खर्च कर रहे थे, ये आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जो उनके साथ हुए हुए। शेख एक बात मैडम शेख, किसी को पता कि सिपाही में क्या क्या होना था? न्याजी साहब ठीक है न्याजी साहब मुझसे वो भी मोहब्बे वतन है, न्याजी साहब भी मोहब्बे वतन है, मैं भी मोहब्बे वतन हूँ, मैं भी यार गद्दारी की बात नहीं है बड़ी साहब, किसने गद्दारी की बात की? तो बात बेसिकली ये जब चीनी कौंसल जनरल मैडम शेख चीनी मैं जानता हूँ यार, मेरे घर मैं वैसे नहीं हो सकता, मैं चाइना एम्बेसडर 4 महीने 4 महीने पहले मिल चुका हूँ यार, मैं चाइना एम्बेसडर को मिल चुका हूँ चीनी यार, मैं सारों को मिल चुका हूँ। भट्टी साहब नाम मेरे सारे की बातें करें, ये सतही बातें हैं। भट्टी साहब मैं आपको समझाऊंगा कि चीनी कौंसल जनरल सतही बातें कर रहे हैं सर, चीनी कौंसल जनरल मेरी जान मेरे साथ, मैं कह चाइनीज एम्बेसडर ने क्या बात की है, चाइनीज एम्बेसडर ने क्या किया? डिबेट को यहीं पे कंक्लूड करेंगे और सारी आज जो एक्सरसाइज है, डिबेट है, करने का मकसद ये था कि इस नहज पर जो हम आए हैं यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं, वजह क्या है और आगे क्या हो सकता है। हमने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया, हमारे एनालिस्ट ने मुख्तलिफ वजूहात भी बताई। अपनी राय का इजहार कीजिएगा सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।